नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है A1 कॉमर्स क्लासेस में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है? लेक्चर फर्स्ट आप लोग देखे होंगे, कमेंट, बहुत सारा कमेंट भी आया आप लोग का, बहुत सारा प्यार भी आया। थैंक यू सो मच सभी को, इसी तरह प्यार देते रहिए। लेक्चर 2, अगर जो भी बच्चे लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले लेक्चर 1 को देख लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर 1 नहीं देखिएगा तो बाबू लेक्चर 2 आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके चल रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग आते हैं लेक्चर 1 जो है। लेक्चर 1 का जो हम लोग देखे थे डिफिनेशन पार्ट था, पूरा का पूरा परिभाषा देखे थे अर्थशास्त्र का। जितने भी अर्थशास्त्री हैं सभी के द्वारा परिभाषा दिया गया था, जो कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। आते हैं लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 का जो शुरुआत होगा आज आज का जो शुरुआत होगा हम लोग का आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, देखिएगा जैसे आर्थिक क्रिया, जैसे यह व्यक्ति है, यह व्यक्ति है, यह व्यक्ति सपोज दैट लीजिए कोई पान का दुकान खोला हुआ है, ठीक है। पान का दुकान खोल करके ये वहां पे काम कर रहा है, या कोई भी इस तरह का काम कर रहा है ना, जो भी कोई भी काम कर रहा है ये, उसके बदले में इसको क्या आ रहा है, रुपीज आ रहा है, दैट मीन्स धन आ रही है। तो ऐसी क्रिया जो धन कमाने के लिए की जाती हो, मतलब वहां पे धन अर्जित करना उनका मोटिव होता है, वैसी क्रिया को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो ये व्यक्ति जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, पान का दुकान चला रहा है, समय यहाँ पे दे रहा है ना। समय जो दे रहा है क्यों? क्योंकि धन कमाना है, ठीक है। जैसे हम जो YouTube के माध्यम से जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए आर्थिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम धन की प्राप्ति के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट लीजिए एक दूसरा व्यक्ति जो है कुछ भी काम करता है, समाज के कल्याण के लिए काम करता है, समाज कल्याण के लिए काम करता है, तो वह आर्थिक क्रिया नहीं होगा, यहाँ पे अनार्थिक क्रिया हो जाएगा, ये अनार्थिक क्रिया हो जाएगा वो। दैट मीन्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब ऐसी क्रिया जो समाज के कल्याण के लिए कार्य की जाती हो, न कि धन कमाने के लिए, वैसी क्रिया को हम लोग अनार्थिक क्रिया कहते हैं। वैसे हालांकि हम लोग का टॉपिक जो आज का हम लोग का टॉपिक है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध उन सभी वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग तथा निवेश से है जिनमें उपयोगिता होती है, जो दुर्लभ है, जिनका विनिमय किया जा सकता है। देखिएगा मतलब यहाँ पे उपभोग से है ना, यहाँ पे सभी वस्तुओं का उत्पादन से है। सबसे पहले कोई भी गुड्स का हम लोग उत्पादन करते हैं, उसके बाद उपभोग से है, उपभोग का मतलब कंजप्शन, किसी गुड्स का प्रयोग यूज करते हैं उसका हम लोग। उसके बाद निवेश से, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट से है, जिनमें उपयोगिता होती है। इस पृथ्वी पर इस जितने भी प्रोडक्ट हैं या जितने भी गुड्स हैं या जितने भी गुड्स का हम लोग उत्पादन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, उसमें उपयोगिता पाई जाती है ना। जैसे कि आप लोगों को मैंने एक वीडियो लाया था चुन्नू और मुन्नू करके, या एक वीडियो रसगुल्ला वाला देखे होंगे आप लोग मेरा, है ना। उसमें देखे होंगे कि बंदे को मैंने रसगुल्ला खिलाया तो उसको कहीं ना कहीं उपयोगिता तो मिल रहा है, यूटिल्स मिल रहा था, है ना। तो यहाँ पे सभी वस्तुओं में उपयोगिता पाई जाती है, बस उपभोक्ता के अनुसार उपयोगिता उस पर निर्भर करती है कि किसी को उसमें उपयोगिता दिखती है और हम किसी को उपयोगिता नहीं दिखती है। सपोज दैट लीजिए, जैसे अगर आप सपोज दैट लीजिए, अगर एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा को लेते हैं हम, एक छोटा सा कोई भी आदमी है, मान लेते हैं ये आदमी है, ये अगर सिगरेट पीता है, ये अगर सिगरेट पीता है तो इस व्यक्ति को सिगरेट में उपयोगिता दिखेगी, इसको उपयोगिता इसमें दिखेगी। लेकिन अगर दूसरा एक कोई भी आदमी को ले लीजिए और वह सिगरेट नहीं पीता है, वह सिगरेट नहीं पीता है, तो इस व्यक्ति को सिगरेट में उपयोगिता नहीं दिखेगी, उपयोगिता ऐसे नहीं दिखेगी, सीधा सा फंडा है। तो जो व्यक्ति जो चीज का उपभोग करता है उसको उसमें उपयोगिता दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिगरेट में उपयोगिता नहीं है, सिगरेट में उपयोगिता है, तब तो कंज्यूमर इसके इतने हैं, बहुत सारे कंज्यूमर है जो सिगरेट पीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि साधारण वेज खाना खाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉन वेज खाते हैं। तो वेज वाले को नॉनवेज में उपयोगिता नहीं दिखेगी, यस या नो।
बस यही बात है। तो सभी सभी जितने भी मतलब एक तरह से जितने भी हम लोगों का वस्तु है सभी में उपयोगिता पाई जाती है, तथा जिसका विनिमय किया जाता है, विनिमय का मतलब एक्सचेंज, विनिमय इसलिए कि पहले के जमाने में देखते होंगे वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, लेकिन अभी सभी चीजों को हम लोग कीमत से उसको मेजरमेंट कर लिए हैं, कीमत से मेजरमेंट कर लिए हैं सभी चीजों को, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले उत्पादन को डिफाइन किया गया है, मतलब यहां पे देखिएगा उत्पादन जो हुआ था, उत्पादन को डिफाइन किया गया है। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि करने से। देखिएगा आप लोग को एक चीज हम दिखाते हैं, जैसे देखिएगा ये लेज का पैकेट है, ये लेज का पैकेट जैसे कि आप लोग जैसा कि देखे होंगे आप लोग, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि यहां पर उत्पादन व आर्थिक क्रिया जिसका संबंध वस्तु व सेवाओं का उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि करने से। ये जो लेज है, लेज के अंदर जो ये चिप्स देख रहे हैं आप लोग, ये चिप्स जो देख रहे हैं ये आलू का चिप्स है। इसको अगर घर में रखा जाए कोई नहीं खाता है जल्दी, लेकिन लेज कंपनी क्या की, इसको एकदम अच्छे से मसाला वसाला मार करके, एकदम हम भी खा लेते होता था, हाँ इसमें मसाला वसाला मार करके क्या कर दी, इसको पैकेजिंग कर दी, और बहुत कम ग्राम, कितना ग्राम है इसमें, 11 ग्राम, 11 ग्राम की कीमत कितनी रख दी, 5 रुपया। मतलब यहां पर क्या है, उत्पादन का अर्थ होता है, उत्पादन का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु हो या सेवा हो, उसके मूल्य में वृद्धि करता है। मतलब कोई भी नई अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं होता है कि अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं कहा जाता है कि बस खेत में जाओ, खेत में हल चलाओ और उत्पादन करो, ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है, उत्पादन करने का मतलब होता है कोई नई वस्तु का उत्पादन करना। और कोई नई वस्तु का उत्पादन क्यों करते हैं भैया, मूल्य में वृद्धि करने के लिए, कीमत में वृद्धि करने के लिए। जैसे आप लोग देखते हो मक्का उपजाते हैं ना आप लोग, मक्का छोटा छोटा कॉर्न जो होता है, छोटा छोटा जो कॉर्न होता है उसका उत्पादन कर करके, है ना, उसी का पॉपकॉर्न बना करके बहुत सारे ये सिनेमा हॉल में हर जगह पे बिकता है। थोड़ा सा पॉपकॉर्न देगा 60 रुपया ले लेगा, 50 रुपया ले लेगा। जैसे लेज कंपनी देखिए भैया, है ना, 5 रुपया ले लेता है 11 ग्राम का, और 1 केजी आलू आता है 20 रुपया में। सोचिए 1 केजी आलू 20 रुपया में आता है, और 5 ग्राम का यहां पे ले लेता है कितना, 5 रुपया। इसको क्या किया, इसको सुंदर बना दिया, थोड़ा अच्छे से पैकेज उकेज करा दिया, बढ़िया से बना दिया। क्यों, वाई, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसका कीमत को बढ़ाना है, इसे कीमत को बढ़ाना है ना, कीमत को बढ़ाने के लिए। तो वही बात बोला गया है, उत्पादन का अर्थ है कि कीमत को बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता है। बिस्कुट बनाने के लिए उत्पादन, बिस्किट बनाने की क्रिया उत्पादन है। बिस्किट जो बनाते हैं, या लेज बनाने की क्रिया भी उत्पादन बोल सकते हैं आप, या बिस्किट बनाने की क्रिया उत्पादन है। नदी के किनारे बालू को शहर में ले जाकर बेचना भी उत्पादन है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी नदी के अंदर बालू होता है, उसको छान कर निकाल लिया जाता है, और छान कर निकाल करके उसको शहर में ले जाकर बेचा जाता है। यह भी उत्पादन है। उत्पादन के 4 साधन है, उत्पादन के 4 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। और साधन का कीमत भी चुकानी पड़ती है, साधन का कीमत भी चुकाना पड़ता है। भूमि के लिए लगान, ठीक है, श्रम के लिए मजदूरी, और पूंजी के लिए ब्याज, और उद्यमी को सामान्य लाभ, सामान्य लाभ। ये इसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। भूमि का अगर कोई कीमत चुकाएगा तो लगान देगा, मतलब रेंट देगा। श्रम के लिए मजदूरी कीमत चुकाना पड़ता है, क्योंकि पूंजी के लिए ब्याज, उद्यमी के लिए ये सामान्य लाभ। अगर कोई भी साधन का यूज करते हैं आप, कहीं पर फैक्ट्री बैठाते हैं, तो आपको साधन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के लिए आपको साधन की जरूरत होती है, और साधन की जरूरत होती है तो आपको कीमत भी चुकानी पड़ती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए उत्पादन हो गया, उत्पादन के बाद क्या था, उपभोग। उपभोग में आते हैं, उपभोग, अरे बाबा उपभोग कहां चला गया, उपभोग आ गया यहां पे। उपभोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजप्शन। क्या बोलते हैं, कंजप्शन। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु तथा सेवाओं की उपयोगिता का उपभोग से है। जैसे सपोज दैट लीजिए, ये लेज है, ये लेज को हम खाएं, है ना,
5 रुपया लगाए, 5 रुपया तक अगर संतुष्टि नहीं मिलेगा हमको, लेज को अगला बार नहीं खरीदेंगे हम क्या खरीदेंगे? तो हम कुरकुरे खरीद लेंगे उसके जगह पे, टेढ़े मेढ़े खरीद लेंगे, है ना। तो इसीलिए तो हम लोगों को संतुष्टि चाहिए, मतलब इतना संतुष्टि, जितना हम पैसा लगाए हैं उतना तक तो कम से कम संतुष्टि चाहिए, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा और मिल जाए तो और अच्छी बात है ना। तो उसके बाद जैसे कपड़ा पहनना, रोटी खाना, डॉक्टर की सेवाएं आदि क्रियाएं उपभोग है। मतलब जो हम टी शर्ट पहने हैं ये भी उपभोग है, मतलब हम टी शर्ट का उपभोक्ता कहलाते हैं, है ना। रोटी खाना, रोटी जो खाते हैं ये भी उपभोग है। ऐसा नहीं सोचिएगा खाली खाना खाना वही उपभोग है। आप जितना भी चीज यूज करते हैं अपने लाइफ में, हर चीज उपभोग है। जैसे आप डॉक्टर की सेवाएं प्राप्त करते हैं, है ना, वो भी उपभोग है आपके लिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? निवेश, इन्वेस्टमेंट। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। ये पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है, मतलब क्या है? देखिएगा, जब आप पैसा लगा करके, जैसे नहीं होता है कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करते हैं, संचय करते हैं, पैसा को संचय करते हैं, है ना, संचय करते हैं और जमा करके क्या करते हैं? पैसा को इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट का मतलब होता है जैसे सपोज रख लीजिए आपको फैक्ट्री खोलना है, तो फैक्ट्री खोलना है उसमें क्या चाहिए? मशीन चाहिए आपको, है कि नहीं। तो मशीन जब लाइएगा, पूंजीगत वस्तु में मशीन आता है, क्योंकि पूंजीगत वस्तु ऐसी वस्तु को कहते हैं जो कि एक मुश्त जहां पर पैसा लगता है। मतलब यहां पर आपको जैसे निवेश द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट, मतलब यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होते हैं हम लोग, मतलब प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मशीन को खा नहीं रहे हम लोग, मशीन का यूज कर रहे हैं, है ना। इसीलिए उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है, कपड़े की सीने की सिलाई मशीन का उत्पादन निवेश है। मतलब कपड़ा जो सिएंगे उसके लिए जो मशीन का उत्पादन करेंगे वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। यह कमीजों की सिलाई करके मनुष्य की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। मतलब ये जो मशीन जो कपड़ा सी करके, जैसे टी शर्ट को कहीं ना कहीं मतलब सिलाया गया होगा और सी करके हम जैसे पहन लिए, स्मार्ट भी लग रहे हैं, क्या है ना, संतुष्ट हो रहे हैं हम, है ना, इसी वजह से यही बात है, इसी को निवेश बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं विनिमय। विनिमय में क्या दिखेगा? विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध किसी वस्तु या उत्पादन के साधन के क्रय विक्रय से है। मतलब हम लोग पहले के जमाने में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, हम लोग एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेते थे। यहां पर लेकिन क्रय विक्रय, दैट मींस इनका क्रय विक्रय का अधिकतर मुद्रा द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्रय विक्रय जो होता है यहाँ पे मुद्रा के द्वारा होता है, न कि वस्तु के द्वारा। इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। मतलब कीमत से सभी चीजों को कीमत से हम लोग बांटे हैं, है ना, कीमत से मेजरमेंट किए हैं, हर एक वस्तु को कीमत से ये मेजरमेंट कर लिए, इसलिए हम लोग इसे कीमत निर्धारण भी कहा जाता है ना। कीमत निर्धारण को 2 भागों में बांटा गया है। कीमत निर्धारण को 2 भागों में बांटा गया है, एक है वस्तु कीमत निर्धारण, दूसरा है साधन कीमत निर्धारण। सबसे पहले देखिएगा वस्तु कीमत निर्धारण क्या होता है। इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता वस्तु की कीमत के निर्धारण से है। मतलब आप अगर बाजार चैप्टर पढ़िएगा, क्योंकि कोई भी वस्तु का जो निर्धारण होता है, कोई भी वस्तु को जो बिक्री होता है या क्रय करते हैं उपभोक्ता, वो कहां से करते हैं? एक बाजार से खरीदते हैं, है ना। तो उसी बाजार में आप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में पढ़िएगा, ये चैप्टर है। एकाधिकार बाजार के बारे में पढ़िएगा, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में पढ़िएगा, जो कि मैंने सिलेबस में आप लोग को बताया था, एक 5वां नंबर चैप्टर, है ना, और चौथा और 5वां नंबर चैप्टर में ये सभी चीजों को आप पढ़िएगा। उसके बाद था क्या? साधन कीमत निर्धारण। इसका संबंध उत्पादन के साधन की कीमत, अर्थात भूमि की जो कीमत होती है, लगान, श्रम की कीमत होती है, मजदूरी, पूंजी की कीमत होती है, ब्याज, तथा उद्यमी की होने वाली लाभ का निर्धारण से है, जो कि मैंने बता चुका था आप लोगों को। जहां पर उत्पादन के बारे में बताए थे वहीं पर बता दिए थे कि हम लोग भूमि की कीमत जो चुकाते हैं वो लगान चुकाते हैं। उसके बाद आपको श्रम की मजदूरी चुकाते हैं, है ना। उसके बाद पूंजी के लिए ब्याज और उद्यमी को सामान्य लाभ, है ना। वितरण से कहा यह होता है। प्रोफेसर चैपमैन ने इस संबंध में ठीक ही कहा है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है। मतलब अर्थशास्त्र वह शाखा है, चैपमैन ने कहा था
कि उपभोग उत्पादन विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है। मतलब जो धन के उपभोग उत्पादन विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है, ऐसा चैपमैन ने कहा था। अब देखिएगा, हम लोग देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र से पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो रैगनर फ्रीस एक अर्थशास्त्री है, ये एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। एक को बना दिया व्यष्टि और दूसरा को बना दिया समष्टि। मतलब एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको बांटने का काम रैगनर फ्रीस ने किया। रैगनर फ्रीस ने यह काम कब किया? तो 1933 ईस्वी में किया। 1933 ईस्वी में इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, एक है व्यष्टि और दूसरा है समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है ये, इसको इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। दैट मीन्स हम लोग माइक्रो, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसे हम लोग मैक्रो कहते हैं, जो कि आप लोग सिलेबस में भी देखे होंगे, है ना। तो रैगनर फ्रीस ने इसे दो भागों में बांटने का काम किया था। अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है, इसमें छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत लेवल पर, जैसे एक फर्म, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक उद्योग, है ना। सिर्फ एक चीजों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जैसे देखिएगा इसके बारे में, जैसे आप देखिएगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पे बोला गया है अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है, MICRO, माइक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया, MIKROS, माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा। जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब इसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग। मतलब एक जो भी व्यक्तिगत गृहस्थ है, जो कि गृहस्थ जीवन में जी रहा है, जैसे फुल्का और फुल्की की कहानी बताए थे, वो गृहस्थ जीवन में जी रहा है और वो नमक की मांग कर रहा है, तो वह एक, अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे छोटे समूह, जैसे बाजार की नमक के लिए मांग। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों, जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग की आर्थिक इकाइयों तथा एक विशिष्ट वस्तुओं के लिए अध्ययन करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई स्पेशल वस्तु के लिए, एक विशिष्ट वस्तु के लिए अध्ययन करते हैं, मतलब किसी भी एक चीजों का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम समूहों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे एक बाजार मांग वक्र, है ना। मतलब एक बाजार का, एक बाजार का, सभी नहीं, एक बाजार के मांग वक्र। मतलब यहाँ समूह का भी अध्ययन होता है, लेकिन एक लेवल पर होता है, वन लेवल पर होता है। या मतलब या यहां पर होगा, या व्यक्तिगत मांग वक्र का जोड़। दैट मीन्स इसी को बाजार मांग वक्र को ही बोलते हैं हम लोग, व्यक्तिगत मांग वक्र का जोड़ को ही हम लोग बोलते हैं बाजार मांग वक्र। परंतु इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय स्तर या बड़े समूह का अध्ययन नहीं करते हैं। मतलब पूरा नेशनल लेवल पर अध्ययन नहीं किया जाता है। उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र कुल उत्पादन की रचना तथा बंटवारे का अध्ययन करता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, मजदूर, आय, उद्योग तथा वस्तु का अध्ययन किया जाता है, ऐसा प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है। बस आपको ध्यान में रखना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो लिया गया है ग्रीक भाषा के माइक्रो से लिया गया, MIKROS, माइक्रो से लिया गया, जिसका अर्थ होता है स्मॉल, छोटा। इस अर्थशास्त्र में छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इतना आप याद रखिएगा तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसका समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में आपको ध्यान रखना है, समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रो से लिया गया, जिसका अर्थ होता है लार्ज। मतलब मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। दैट मीन एक माइक्रो होता है, मैक्रो का मतलब जैसे छोटा छोटा सीम जो चलता है अभी, छोटा वाला सीम, वो माइक्रो हो गया ना। और मैक्रो का मतलब लार्ज का मतलब बड़ा। मतलब यहाँ पे
एक बड़े लेवल पर अध्ययन किया जाता है, मतलब एक राष्ट्र लेवल पर अध्ययन किया जाता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत, साधन कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन के बंटवारों से है। इस अर्थव्यवस्था का संबंध निम्नलिखित समस्याओं से है। दैट मीन्स यहाँ पे व्यष्टि नहीं होगा, यहाँ पे समष्टि हो जाएगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग का, यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। मतलब यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन संबंध है विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति से है, संसाधन के बंटवारों से है। संसाधन के बंटवारों का मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोग एक अर्थव्यवस्था लेवल पर, मतलब एक देश लेवल पर अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे सभी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे साधन का बंटवारा कैसे होगा, है ना, सभी चीजों का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं अब इसका देखिएगा। सबसे पहला है मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या बताया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से यह अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु की मांग कैसे निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत मांग सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब देखिएगा किसी भी वस्तु का कैसे निर्धारित होती है मांग, कैसे मांग करते हैं। यहाँ पे सामान्य कीमत का निर्धारण होता है, मतलब यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हमारे देश में जिस तरह के लोग हैं उस तरह की वस्तु का उत्पादन होता है। उसके बाद बोला जा रहा है उपभोक्ता की मांग तथा उसकी अधिकतम संतुष्टि से संबंधित सिद्धांत मांग सिद्धांत कहलाता है। मतलब उपभोक्ता को जिस चीजों में ज्यादा संतुष्टि मिलेगी उस चीजों का यहाँ पे डिमांड होता है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को बाजार मूल्यों पर विभिन्न वस्तुओं में किस प्रकार बांटता है। मतलब आपका जो आय है उस आय को आप जो भी मार्केट में जो भी मिलने वाली वस्तु है आप सब पर बंटवारा कैसे कैसे करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, आपको जिस वस्तु में ज्यादा संतुष्टि मिलती है या ये आपको ज्यादा जरूरतमंद है उस वस्तु पर ज्यादा आप खर्च करते हैं, जो वस्तु पर कम आपको कम यूजफुल है उस पर कम खर्च करते हैं। इस तरह से आप बंटवारा करते हैं। उसके बाद है उत्पादन का सिद्धांत। उत्पादन का सिद्धांत का मतलब होता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन के अध्ययन ये अध्ययन किया जाता है। एक फर्म उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके उत्पादन करती है। मतलब साधन को हम लोग इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके हम लोग उत्पादन करते हैं। जैसे उत्पादन के साधन है भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। ये सभी चीजों को इकट्ठा करके हम लोग उत्पादन करते हैं। इनसे संबंधित उत्पादन फलन तथा उत्पादन के नियमों का अध्ययन उत्पादन के सिद्धांत में किया जाता है। ये सभी सिद्धांत के बारे में आप आगे पढ़िएगा, है ना, डिटेल से इसको पढ़ना है हम लोगों को। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए सभी चीजों का नाम यहां पर आ रहा है। बस आप लोग को नाम अभी जानना है, बाद में इसका पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है कीमत निर्धारण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण का सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग का खूब प्यार मिल रहा है, इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।